हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो दिस इज़ मी आकृति सिंह और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ब्रेस्ट। और हम उस आज के इस वीडियो में दो टॉपिक कवर करेंगे और हमारा सेकेंड टॉपिक रहेगा दैट इज़ द फीमेल सेक्सुअल साइकिल। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन विद नोट्स मिलने वाला है। तो इसलिए एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है कि आप अपने साथ नोटबुक, ब्लू पेन, ब्लैक पेन लेके बैठो, जिससे मैं ऑन स्क्रीन नोट्स जो शेयर करूँगी उसको आप नोट डाउन कर पाओ और जो पॉइंट्स जो टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करूँगी उसको आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि फीमेल सेक्सुअल साइकिल एग्जाम में आने के चांसेस 70 to 80% तक होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को इन तक देखिएगा और आपको जो भी डाउट आएगा उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। साथ ही साथ मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर दूंगी, आप उसके थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ऑलरेडी दो टॉपिक डिस्कस कर लिया है, दैट इज़ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। तो वो वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी। साथ ही साथ अब तक मैंने जितने भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड किए हैं फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की, वो वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल के होम पेज पे जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करिए, वहाँ आपको सारी वीडियो एक सीक्वेंस में मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें तो हम ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एट लास्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया दैट इज़ वल्वा के फंक्शन को डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। सो सबसे पहले फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सर्व सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस दैट आर क्रूशियल फॉर रिप्रोडक्शन एंड ओवरऑल हेल्थ। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो फंक्शंस होते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए एज वेल एज एक फ़ीमेल के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम इनके की फंक्शंस की बात करें तो हम ओवरी में देखते हैं कि ओवरीज का क्या फंक्शन होता है। ओवरीज प्रोड्यूसेस एग्स, ओवा एंड सीक्रेट हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन विच रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सपोर्ट प्रेगनेंसीज। तो ओवरीज के बारे में आपको पहले से पता होगा कि ओवरीज एग्स दैट इज़ फीमेल गैमेट ओवा प्रोड्यूस करती है, साथ ही साथ कुछ हॉर्मोन्स भी सीक्रेट होता है ओवरी से, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक फ़ीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं और जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जब वो बेबी कंसीव करती है तो उसकी प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करने का काम ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन करते हैं जो कि ओवरी से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। सेकंड आता है हमारा फैलोपियन ट्यूब। दीज ट्यूब्स ट्रांसपोर्ट द एग्स फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस। दे आर ऑल्सो वेयर फर्टिलाइजेशन टिपिकली ऑकर्स इफ स्पर्म मीट्स एन एग। तो फैलोपियन ट्यूब, देखो फैलोपियन ट्यूब बेसिकली क्या होता है, जो ओवरी होती है, ठीक है, और जो यूट्रस होता है, इसके बीच के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब का क्या काम होता है कि ओवरीज से निकलने वाले एग को ट्रांसपोर्ट कराए यूट्रस में, साथ ही साथ अगर इधर स्पर्म प्रेजेंट है तो उसका फर्टिलाइजेशन कराए। तो फैलोपियन ट्यूब वो जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस सबसे हाई होते हैं। स्पर्म और ओवम अगर मिल जाते हैं तो फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। देन आता है हमारा यूट्रस। तो यूट्रस इज द साइट वेयर अ फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स एंड ग्रोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मेंस्ट्रुएशन, शेडिंग इट्स लाइनिंग इफ प्रेगनेंसी डज नॉट ऑकर। तो यूट्रस की बात करें तो यूट्रस वो साइट है जहाँ पे अगर एग और स्पर्म मिल जाते हैं, दोनों का अगर फ्यूज़न हो जाता है तो जो इम्प्लांटेशन है, मतलब फ्यूज़न के बाद अब एग आगे बढ़ेगा, उसमें डिवीज़न होगा, है ना, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, यूट्रस में होंगी, ठीक है। और साथ ही साथ अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई, ठीक है, एग और स्पर्म का फ्यूज़न नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर ये यूट्रस मेंस्ट्रुएशन में रोल प्ले करेगा। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, दैट इज़ एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, जो यूट्रस की ही एक लाइनिंग है, वो लेयर शेड ऑफ हो जाएगी, ठीक है, और एज अ वजाइनल ब्लीडिंग बाहर निकल जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल।
या फिर मेंस्ट्रुएशन आप बोलते हो ना, जो लाइक पीरियड्स हैं, तो वो पीरियड्स में बेसिकली होता क्या, यही तो होता है कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस की ही एक लेयर होती है जो कि वो शेड ऑफ हो जाती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। देन आता है सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स इज द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का जो सबसे लोअर पार्ट होता है वो सर्विक्स होता है, दैट कनेक्ट्स टू द वजाइना। तो देखो फैलोपियन ट्यूब क्या था, फैलोपियन ट्यूब ओवरी और यूट्रस के बीच का कनेक्शन था, लेकिन सर्विक्स क्या है, सर्विक्स यूट्रस और वजाइना के बीच का कनेक्शन होता है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस म्यूकस दैट चेंजेस इन कंसिस्टेंसी थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू आइदर फैसिलिटेट और ब्लॉक स्पर्म एंट्री। तो देखो सर्विक्स बेसिकली क्या करता है, सर्विक्स में से एक म्यूकस सिक्रीट होता है और ये म्यूकस पूरे साइकिल, फीमेल का जो सेक्सुअल साइकिल होता है उस पूरे साइकिल में ये सिक्रीट होता रहता है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से काम करता है, या तो ये जो स्पर्म की एंट्री है उसको फैसिलिटेट कराएगा कि स्पर्म ईजिली फैलोपियन ट्यूब तक चला जाए सर्विक्स के रास्ते, या फिर उसको ब्लॉक करने का काम, ब्लॉक करने का मान लो सर्विक्स में IUDs है, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, या फिर कुछ ऐसा लाइक बायोलॉजिकल, केमिकल, कोई भी मेथड यूज़ की, बैरियर कोई भी मेथड यूज़ किया गया है स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करने के लिए सर्विक्स पे, तो फिर वो क्या करेगा, स्पर्म की एंट्री को रोकेगा। और अगर कोई बैरियर या फिर कुछ भी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड नहीं यूज़ किया गया है तो सर्विक्स क्या कराएगा, ये स्पर्म की एंट्री को फैसिलिटेट करेगा कि भाई स्पर्म तुम सर्विक्स मतलब इस रास्ते से होता हुआ ईजिली फैलोपियन ट्यूब में एंटर करो और फिर उधर से, तो ऑब्वियस ही बात है अगर एग के साथ फ्यूज़ कर गया तो वो एग यूट्रस में आके इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। देन वजाइना, वजाइना सर्व्स एज द पैसेज वे फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो एज वेल एज द बर्थ कैनाल ड्यूरिंग डिलीवरी। इट ऑल्सो रिसीव्स स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो देखो वजाइना क्या होता है, वजाइना सबसे पहले वजाइना एक है क्या एक्चुअल में, तो वजाइना एक पैसेज है, एक रास्ता। अब इसमें क्या होता है, अगर मान लो यूट्रस की लाइनिंग शेड ऑफ हुई तो मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है, पीरियड्स के जो ब्लड्स होते हैं वो वजाइना के थ्रू ही तो बाहर निकलते हैं, तो ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो के लिए एक रास्ता है। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है, यूट्रस में बेबी इम्प्लांट है, तो जब इसकी डिलीवरी होनी होगी तो भी वो इसी वजाइना के रास्ते, तब उस टाइम पे एज अ बर्थ कैनाल काम करेगा, तो वजाइना के रास्ते बेबी बाहर आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जब इंटरकोर्स होता है, ठीक है, जब फीमेल और मेल इंटरकोर्स करते हैं, ठीक है, जब सेक्सुअली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो उस टाइम पे ये वजाइना में क्या होता है, स्पर्म रिसीव होता है। जैसे कि मान लो मेल इजैकुलेट कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर वजाइना के कांटेक्ट में है, ठीक है, तो फीमेल के कांटेक्ट में है, तो फीमेल वजाइना में ये स्पर्म रिसीव होगा। देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं जिसको हम वल्वा बोलते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में होता क्या क्या है, तो लैबिया में माइनोरा मतलब मेजोरा और माइनोरा दोनों आएगा, ठीक है, लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा। देन क्लाइटोरिस एंड वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो और ये करता क्या है, तो ये बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जितने भी इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और साथ ही साथ सेक्सुअल प्लेजर में इसका मेन रोल होता है, ठीक है। मतलब इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और सेक्सुअल प्लेजर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सटर्नल जेनिटल वल्वा। तो यहाँ पे हमने कवर करा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन पर्टिकुलर ऑर्गन्स का क्या क्या अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। देन फंक्शन ऑफ फीमेल ब्रेस्ट, अब हम फीमेल ब्रेस्ट के फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट आर रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन एंड नरिशमेंट। तो अगर फीमेल के प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो इसका क्या काम है, रिप्रोडक्शन में ये हेल्पफुल होता है और नरिशमेंट में, क्योंकि जो बेबी न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसको नरिशमेंट तो इस ब्रेस्ट के थ्रू ही मिलता है ना, अपनी मदर के ब्रेस्ट के थ्रू। तो इसका क्या क्या मेन फंक्शन होता है, सबसे पहला फंक्शन होता है मिल्क प्रोडक्शन, दूसरा लैक्टेशन, तीसरा सेक्सुअल फंक्शन, चौथा इस मतलब देखो जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है चाहे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें हार्मोन्स ही इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। तो हम एट लास्ट हार्मोन्स किस तरीके से फीमेल ब्रेस्ट के फंक्शन को रेगुलेट करता है हम वो भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्शन, जो फीमेल ब्रेस्ट का फर्स्ट फंक्शन है दैट इज़ मिल्क प्रोडक्शन, उसको डिस्कस करते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट इज़ टू प्रोड्यूस मिल्क फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब क्या है, जो मदर अपने न्यूली बॉर्न बेबी को फीड कराती है, मिल्क जो वो प्रोड्यूस करती है फॉर हर बेबी, दैट इज़ द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है।
This is carried out by specialized tissue called mammary glands, which are stimulated by hormones like prolactin. तो देखो जो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ होते हैं उसमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैमरी ग्लैंड्स कैसे स्टिमुलेट होता है, तो जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, तो 9 मंथ का उसका जेस्टेशनल पीरियड होता है, 9 मंथ का पूरा प्रेगनेंसी का टाइम होता है। उस टाइम पे जैसे जैसे बेबी के डिलीवर होने का टाइम नज़दीक आता है, उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन सिक्रीट होने लगता है। ये हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करेगा, मैमरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। तो फिर जब एक बेबी डिलीवर होता है तो उस टाइम पे ब्रेस्ट से मिल्क प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, तो मदर ईजिली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा पाती है, ठीक है। देन लैक्टेशन, तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ द ब्रेस्ट प्रोड्यूस एंड सिक्रेट मिल्क through the nipples to nourish the newborn. This milk provides essential nutrients, antibodies and immune support for the baby. तो लैक्टेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जो ब्रेस्ट से मिल्क प्रोड्यूस और सिक्रीट होने लगता है निप्पल्स के थ्रू, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, लैक्टेशन, ठीक है। और ये जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसके लिए एसेंशियल होता है, ताकि क्योंकि वो तो सिर्फ न्यूली बॉर्न बेबी सिर्फ अपनी माँ का दूध ही पीता है ना, कुछ और तो वो खा भी नहीं सकता अप टू 6 मंथ। तो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती है इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उस न्यूली बॉर्न बेबी के, उसको ये सब जो उसकी मदर का मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क है, उससे ही मिलता है। तो लैक्टेशन बेसिकली मिल्क, ब्रेस्ट से मिल्क प्रोड्यूस होने का प्रोसेस है, ठीक है। देन सेक्सुअल फंक्शन, तो जो फीमेल ब्रेस्ट होता है वो सेक्सुअल फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट का निपल्स वाला पार्ट होता है वो सेंसिटिव होता है, ठीक है, वो सेंसिटिव एरिया होता है, तो वो सेक्सुअल प्लेजर में उसका कंट्रीब्यूशन हाई होता है, ठीक। देन हार्मोनल रेगुलेशन की बात करें कि एक पूरे ब्रेस्ट के फंक्शन को किस तरीके से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, तो ब्रेस्ट आर इन्फ्लुएंस बाय हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 मेन हार्मोन हैं, दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, जो पूरे ब्रेस्ट के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। फीमेल के अलग लाइफ के अलग अलग स्टेज पे और भी अलग अलग हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, बट मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन का रोल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट में, ठीक है, साथ ही साथ ब्रेस्ट की एबिलिटी कि वो मिल्क को प्रोड्यूस करे, स्पेशली ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी, तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन मेन हार्मोन्स हैं जो ब्रेस्ट के ओवरऑल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखो प्यूबर्टी के टाइम पे मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता है। प्यूबर्टी का यहाँ पे क्या रोल होता है, जब एक फीमेल प्यूबर्टी गेन करती है तो उस टाइम पे उसके ब्रेस्ट में डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ना, ब्रेस्ट का शेप साइज बढ़ना, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो उसको इंक्रीज कराने का काम कौन करता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन। और अगर प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, ठीक है, एक मदर, एक फीमेल और मेल पार्टनर क्वाइटस के टाइम पे अगर स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न होता है, ठीक है, तो अगर इम्प्लांटेशन होता है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में मिल्क प्रोड्यूस कराने के लिए भी ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज़ फीमेल सेक्सुअल साइकिल। इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस 70 to 80% होते हैं। देखो ये कुछ बहुत नई चीज़ नहीं है, आपने क्लास 12th में वो जो ल्यूटियल मेंस्ट्रुअल फेज़, ठीक है, फॉलिकुलर फेज़, ओवुलेशन फेज़, मेंस्ट्रुअल फेज़ वाला पढ़ा था ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला एक डायग्राम रहा होगा ऐसे ऐसे करके, वही वाली चीज़ फीमेल सेक्सुअल साइकिल, हम उसको यहीं पे दोबारा से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो द फीमेल सेक्सुअल साइकिल ऑल्सो नोन एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो फीमेल सेक्सुअल साइकिल को हम और क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ध्यान देना, एग्जाम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से आए चाहे फीमेल सेक्सुअल साइकिल के नाम से आए, कंफ्यूज मत होइएगा। ये बेसिकली क्या होता है, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस का एक सीरीज़ है, ठीक है, जो कि एक वुमेन की बॉडी में होता है ताकि वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो पाए, ठीक है। तो इट टिपिकली लास्ट अराउंड 28 डेज, तो ये साइकिल लगभग 28 दिन का होता है। ये वुमेन टू वुमेन वैरी करता है, किसी किसी में 29 डेज़ का होता है, किसी किसी में 30 डेज़ का भी होता है, बट ऑन एन एवरेज हम इसको 28 डेज़ कंसीडर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लिखा भी है बट कैन वेरी बिटवीन इंडिविजुअल्स, तो वही जो मैंने बताया कि ऑन एन एवरेज 28 डेज़ का होता है, बट कुछ वुमेन्स में 29 डेज़ का होता है, तो कुछ में 30 डेज़ का, तो 28 से 30 डेज़ तक ये वेरी कर सकता है। द साइकिल इज़ कंट्रोल्ड बाय हार्मोनल चेंजेस एंड इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस, तो ये जो ओवरऑल फीमेल साइकिल है ये हार्मोनल चेंजेस के कंट्रोल में रहता है और इसमें सेवरल स्टेजेस होते हैं, ठीक है, जिसमें से कि सबसे पहला आता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 1 से 5 दिन तक रहता है।
देन आता है फॉलिकुलर फेज जो कि 1 से 13 दिन का होता है और ये मेंस्ट्रुअल फेज के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगी। देन आएगा ओवुलेशन फेज जो अराउंड डे 14 पे होता है। फिर आएगा ल्यूटियल फेज जो कि डे 15 से लेकर 28 तक कंटिन्यूड रहता है, ठीक है। फिर 28 डेज पे अगर एग और स्पर्म का फ्यूज़न हुआ तब आगे इम्प्लांटेशन होगा, अदरवाइज दोबारा से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब वन बाय वन हम इन सारे फेजेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये कितने दिन का होता है? ये 1 से 5 दिन का होता है, मीन्स 1 to 5 डेज। तो देखो अभी मैं आपको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। मेंस्ट्रुअल फेज क्या है? पीरियड्स, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में, गर्ल्स में, तो वो ब्लीडिंग किसी में 1 से 3 दिन तक होती है, तो किसी में 5 दिन तक होती है, तो किसी में 7 दिन तक होती है। तो ऑन एन एवरेज हम इसको कितना कंसीडर करते हैं? 1 to 5 डेज। मीन्स अगर आज पीरियड आया तो आज से लेके अगले 5 दिन तक जब तक ब्लीडिंग हो रही है तब तक वो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो दिस फेज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगनिंग होती है वो इसी मेंस्ट्रुअल फेज से होती है एंड इट इज़ characterized by the shedding of the uterine lining that is endometrium। तो यूट्रस की एक लाइनिंग होती है that is endometrium, ये लाइनिंग शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है, टूट जाती है। देन menstrual bleeding occur, जिसकी वजह से menstrual bleeding होता है। और ये menstrual bleeding एक्चुअल में हमारी बॉडी का एक अपना तरीका है कि जो लाइनिंग डैमेज हो चुकी है ये क्लियर आउट हो जाए, ये बाहर निकल जाए, ठीक है। मतलब ये जो पूरा एक साइकिल चला है उसकी वजह से ये जो लाइनिंग बनी थी, अब सिंस फ्यूज़न हुआ नहीं एग और स्पर्म का, तो इस लाइनिंग को अब शेड ऑफ हो जाना चाहिए ताकि दूसरी साइकिल स्टार्ट हो सके, ठीक है। हॉर्मोन्स लेवल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर लो एट द स्टार्ट ऑफ दिस फेज ट्रिगरिंग द शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो देखो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूटती कब है? जब टूटेगी तब ये मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगा, मीन्स मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कब शेड ऑफ होगी? जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा, लो रहेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग के फेज में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है। द मेंस्ट्रुअल फ्लो कंसिस्ट ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड स्लफ ऑफ टिश्यूज। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो जो ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, उसमें क्या क्या होता है? ब्लड होता है, म्यूकस होता है एंड स्लफ ऑफ टिश्यूज। मतलब एंडोमेट्रियम की लेयर के जो डैमेज्ड टिश्यूज हैं वो भी इस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल आते हैं वजाइना के रास्ते, ठीक है। देन आएगा फॉलिक्यूलर फेज। तो फॉलिक्यूलर फेज भी डे 1 to 13 है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब देखो यहाँ पे 1 to 13 डेज लिखा है ना, मतलब 1 से लेके 13 दिन तक फॉलिक्यूलर फेज होता है। और अभी अभी हमने पढ़ा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, कि जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो 1 से 5 दिन तक होता है। तो हम ये यहाँ क्या देख रहे हैं कि अप टू 5 डेज तक, ठीक है, अप टू 5 डेज तक मेंस्ट्रुअल फेज और फॉलिक्यूलर फेज एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। 5वें दिन मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो जाएगा, फिर लेकिन जो फॉलिक्यूलर फेज जो मेंस्ट्रुअल फेज के साथ स्टार्ट हुआ था ये आगे कंटिन्यूड रहेगा अप टू 13th डे तक, ठीक है। बात समझे आप? 1 से 5 दिन तक जब मेंस्ट्रुअल फेज रह रहा है तो एक फर्स्ट डे से ही मेंस्ट्रुअल फेज के साथ ही फॉलिक्यूलर फेज भी स्टार्ट हो जाएगा। 5वें दिन मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो जाएगा, लेकिन अप टू 13th डे तक फॉलिक्यूलर फेज कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है। तो अब हम फॉलिक्यूलर फेज के बारे में पढ़ते हैं। दिस फेज ओवरलैप्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज। अभी मैंने बताया ना, जैसे कि 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज है और फॉलिक्यूलर फेज 1 से 13 दिन तक है। तो यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज और फॉलिक्यूलर फेज साथ ही स्टार्ट होगा। अप टू 5 डेज तक मेंस्ट्रुअल फेज के साथ ये ओवरलैप करेगा। 5वें दिन ये तो क्या है कि 5वें दिन ये कंप्लीट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज, लेकिन फॉलिक्यूलर फेज अप टू 13th डे 13 दिन तक आगे ये कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है। द प्राइमरी फोकस, इसको एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। दिस फेज ओवरलैप्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज एंड कंटिन्यूज अंटिल द ओवुलेशन। तो फॉलिक्यूलर फेज स्टार्टिंग कैसे हो रही है? मेंस्ट्रुअल फेज के साथ इसकी स्टार्टिंग हो रही है और कब तक ये कंटिन्यू रहेगा? जब तक कि ओवुलेशन ना हो जाए, मतलब कि ओवरीज से एग ना रिलीज हो जाए, तब तक फॉलिक्यूलर फेज कंटिन्यूड रहेगा, ठीक है। द प्राइमरी फोकस ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज इज द मैचुरेशन ऑफ द एग दैट इज ओवा।
तो फॉलिकुलर फेज का क्या प्राइमरी फोकस रहता है कि फॉलिकल्स में, देखो फॉलिकल्स के अंदर ही तो ओवरी था और ओवरी के अंदर ओवम दैट इज फीमेल गैमेट। तो अभी जब oogenesis वाला टॉपिक मैं पढ़ाई हूँ तो आपको मैंने ये चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो आप उस वीडियो को एक बारी ज़रूर देख लीजिएगा, आपका डाउट थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। तो इसमें जो एग है फॉलिकल्स है, ठीक है, फॉलिकल्स के अंदर ओवरीज के मतलब ओवरीज में आपका जो ओवम गैमेट है वो क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ओवुलेशन। तो इसका ये जो पूरा फॉलिकुलर फेज है इसका यही सबसे मेन फोकस है कि ये जो एग है इसको मैच्योर करा के बाहर निकालना, ठीक है। फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन दैट इज FSH। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरीज। ईच फॉलिकल कंटेन्स एन इमेच्योर एग। तो देखो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, जो फॉलिकल्स है जो कि ओवरीज में है उसके ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा और इस फॉलिकल्स के अंदर ही इमेच्योर एग दैट इज गैमेट ओवा प्रेजेंट है। वो मतलब जब फॉलिकल ग्रो करेगा तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये क्या कराएगा, ओवम के भी ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो एज द फॉलिकल्स मैच्योर दे रिलीज एस्ट्रोजन विच प्रमोट द ग्रोथ एंड थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग एंडोमेट्रियम इन प्रिपरेशन फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। तो जैसे जैसे ये फॉलिकल्स मैच्योर होता जाएगा ये एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन सिक्रीट करेगा। अब ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, जो यूट्राइन लाइनिंग है दैट इज एंडोमेट्रियम की एंडोमेट्रियम उसको थिक करेगा, ठीक है, उसको थिक करना स्टार्ट करेगा ताकि अगर एग और स्पर्म का फ्यूज़न हो जाता है और प्रेगनेंसी होती है तो एग ईजली इधर आकर इम्प्लांट हो पाए, ठीक है। By the end of the follicular phase, one follicle become dominant while other regress. This dominant follicle will eventually release an egg during ovulation. तो follicular phase के टाइम पे एक फॉलिकल क्या करेगा, पूरा अच्छे से कम्प्लीटली मैच्योर होकर डोमिनेट होगा और बाकी के जो फॉलिकुलर लेयर्स होंगे वो रिग्रेस हो जाएंगे, मतलब कि डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और जो डोमिनेंट फॉलिकल जो पूरा ओवरऑल डेवलप्ड हुआ अच्छा वाला फॉलिकल है वो ओवुलेशन फेज में एग को रिलीज कराएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से अगर आप स्लाइड देखना चाहते हो तो देख लो, पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब ओवुलेशन फेज, तो जैसे ही ये आपका 13th डे पे फॉलिकुलर फेज एंड होगा वैसे ही ओवुलेशन स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। ओवुलेशन बेसिकली क्या होता है, ओवरीज से मैच्योर एग निकलने के प्रोसेस को ही हम ओवुलेशन कहते हैं। तो ये लगभग मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन इज द रिलीज ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम द डोमिनेंट फॉलिकल। तो फॉलिकल डेवलप होके जो अच्छा वाला फॉलिकल था उसमें से ये मैच्योर एग रिलीज होगा ओवुलेशन फेज पे, ठीक है। दिस यूजुअली ऑकर्स अराउंड द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मान लो अगर किसी की 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके 14वें दिन लगभग ये ओवरीज से मैच्योर एग रिलीज होगा। वहीं किसी का अगर 30 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसका लगभग 15वें दिन उसका एग रिलीज होगा। तो इस तरीके से ये ओवुलेशन स्टेज फेज 1-2 दिन आगे पीछे वैरी करता है, ठीक है। बट देखो लिखा ना, बट इट कैन वैरी डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल साइकिल लेंथ। डिपेंड करता है कि जो साइकिल का मेंस्ट्रुअल साइकिल का लेंथ है वो किसी का 15 दिन, जिसका जितने दिन का साइकिल होगा उसके हिसाब से उसके जो भी, जैसे मान लो 15 डेज़ का साइकिल है तो 30 डेज़ का साइकिल है तो 15th डे पे एग रिलीज होगा, 28 का है तो 14 डेज़ पे। इस तरीके से ये ओवुलेशन फेज 1-2 दिन आगे पीछे वैरी करता है। ओवुलेशन स्टेज के पहले एक और हार्मोन का काम होता है दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिनको एलएच सर्च करते हैं। ये कब एक्टिवेट होता है, जस्ट बिफोर ओवुलेशन। तो जैसे ही ओवरी से मैच्योर एग निकलने वाला रहता है तो ये क्या करता है, एलएच हार्मोन ये फॉलिकल्स जो मैच्योर फॉलिकल था ना उसको ट्रिगर करेगा कि तुम रप्चर हो जाओ और एग को रिलीज कर दो। तो जब फॉलिकल से एग रिलीज होगा तो अल्टीमेटली ओवरीज से एग मैच्योर एग रिलीज हो जाएगा, ठीक है। फिर ये एग रिलीज होके कहाँ पे जाएगा, ये एग रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में आएगा। फैलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म मिलता है तो ये फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो थोड़े टाइम के बाद जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो शेड ऑफ हो जाती है साइकिल के एंड पे, और फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू सारा प्रोडक्ट मतलब जो भी टिश्यूज़ होते हैं, जो ब्लड होता है, सब बाहर आ जाता है, ठीक है।
देन ओवुलेशन इज द मोस्ट फर्टाइल टाइम इन द साइकिल एंड इट टिपिकली लास्ट फॉर अबाउट 24 आवर्स। तो जो ओवुलेशन होता है वो सबसे फर्टाइल टाइम होता है। हाँ, अब इसी टाइम है ना, मान लो फीमेल के ओवरीज से एग रिलीज हो करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, ठीक है, और इधर वजाइना के रास्ते अगर स्पर्म आया तो फैलोपियन ट्यूब में एग ओवुलेशन फेज हुआ, ओवुलेशन फेज के टाइम पे एग रिलीज हुआ था और तभी स्पर्म आ गया। तो इन 24 घंटे में अगर स्पर्म और एग फ्यूज्ड हो जाते हैं तो फिर एक क्या होगा, ये आकर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। इसलिए ओवुलेशन फेज को सबसे फर्टाइल पीरियड बोला जाता है और एक फीमेल की बॉडी में ये ओवुलेशन फेज लगभग 24 घंटे का होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं ल्यूटियल फेज की तरफ। तो ओवुलेशन अगर 14th डे हो रहा है, ओवरीज से अगर मैच्योर एग 14वें दिन रिलीज हो रहा है तो 24 घंटे के बाद 15वें दिन से लेकर के 28 दिन तक, साइकिल के एंड तक, ठीक है। तो अब डिस्कस करते हैं ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज हमारा होता है डे 15 से लेकर 28, मतलब अगर 14वें दिन ओवुलेशन फेज था तो 24 घंटे तक ओवुलेशन फेज होगा एंड देन उसके बाद ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो जाता है। तो ल्यूटियल फेज में होता क्या है, आफ्टर ओवुलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। तो आफ्टर ओवुलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो देखो है क्या इसका मतलब, जो एक मैच्योर फॉलिकल था उससे उसके अंदर से मैच्योर ओवम रिलीज हो गया, ठीक है, बाहर निकल गया। तो अब ये वाला पार्ट क्या होगा, जब कोई भरी हुई चीज़ है इसके अंदर का पार्ट निकालोगे तो ये रप्चर हो जाएगी ना, सिकुड़ जाएगी। तो ये जो रप्चर्ड फॉलिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाते हैं, ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर देता है। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जो यूट्राइन लाइनिंग, मतलब यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वाली लाइनिंग होती है उसको थिक करना स्टार्ट कर देता है, उसको मजबूत बनाता है कि अगर एग और स्पर्म का फ्यूज़न हो जाता है तो जो फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट होगा वो यूट्रस में ईजिली आके इम्प्लांट हो सके, मतलब आके ईजिली रह सके और फिर अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। इफ़ द एग इज़ फर्टिलाइज्ड बाई स्पर्म, सपोज ये फॉलिकल्स, ठीक है, फॉलिकल से क्या होता है कि मैच्योर एग रिलीज हो गया, ठीक है, तो ये तुम्हारा जो है ये रप्चर हो जाएगा, ठीक है। फॉलिकल्स एग रिलीज करने के बाद रप्चर होकर कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा और जो एग रिलीज हुआ है अब ये एग रिलीज होके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा। फैलोपियन ट्यूब में इसको स्पर्म अगर मिल गया और ये ओवम या एग या फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाता है तो फिर वो फ्यूज होने के बाद किधर जाएगा, यूट्रस में पहुंचेगा और यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब वहाँ पे जाके फिक्स हो जाएगा, ठीक है, यूट्राइन लाइनिंग में। तो प्रेजेंस ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग, अगर यूट्रस में फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट है, मतलब एक ऐसा एग जिसका स्पर्म के साथ फ्यूजन हो गया है, अगर वैसा कोई एग यूट्रस में जाके प्रेजेंट है तो वो एग क्या करेगा कि कॉर्पस ल्यूटियम, ये जो रप्चर्ड फॉलिकल्स की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम बना था, उसको सिग्नल देगा कि तुम प्रोजेस्टेरोन का लेवल प्रोड्यूस करना, मतलब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना कंटिन्यू रखो, ठीक है। अब दूसरा केस देखो, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ओवरीज मतलब फॉलिकल जब रप्चर्ड हुआ उसमें से एग निकला, वो एग जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा तो उसको उधर कोई स्पर्म नहीं मिला, तो वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या करेगा कि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था रप्चर्ड फॉलिकल्स की वजह से वो डीजनरेट हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो उसके डीजनरेट होने के बाद क्या होगा कि लगभग 10 से 14 दिन के बाद वो जब डीजनरेट हुआ तो जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो भी ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल को मेंटेन कर रहा था। लेकिन जब कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो गया क्योंकि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, उसको स्पर्म नहीं मिला, तो प्रोजेस्टेरोन लेवल भी अल्टीमेटली डाउन चला जाएगा। तो जब प्रोजेस्टेरोन लेवल डाउन जाएगा तो जो, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा था तभी तो यूट्रस की लाइनिंग थिक हो रही थी, अब अगर ये प्रोजेस्टेरोन डाउन चला जाएगा तो ये यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वाली लाइनिंग है वो भी पतली हो जाएगी, वो भी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। तो जो द थिक एंड यूट्राइन लाइनिंग बिगिंस टू ब्रेक डाउन, तो ये जो थिक लाइनिंग बनी थी ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ब्रेक डाउन होगी वैसे ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होने का क्या मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया, मतलब कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल से शुरू किए थे, ठीक है, हम मेंस्ट्रुअल फेज से शुरू किए थे और दोबारा से घूम के
फॉलिक्यूलर फेज, ओवुलेशन फेज, ल्यूटियल फेज से होते हुए दोबारा से हम मेंस्ट्रुअल फेज पर ही पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक साइकिल है ना, जहाँ से शुरू हुआ वहीं जाके ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो जब ल्यूटियल फेज का एंड होगा और उस टाइम पे अगर उसको एग फर्टिलाइज नहीं हुआ रहेगा तो एंडोमेट्रियम की लेयर शेड ऑफ हो जाएगी और दोबारा से जैसे ही मतलब कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पीरियड जिसको आप बोलते हो, आपके मतलब फीमेल के वजाइना के थ्रू जैसे ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, इसका मतलब मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो गया। अब दोबारा से मेंस्ट्रुअल साइकिल का वही सारा फेज चलेगा। 1 से 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज रहेगा, फिर 1 से 13 दिन तक फॉलिकुलर फेज होगा, फिर ओवुलेशन फेज आएगा, फिर ल्यूटियल फेज आएगा। इस बीच वो सब प्रोसेस चलता रहेगा। अगर एग फर्टिलाइज्ड हो गया तो भाई आगे इम्प्लांट हो जाएगा और वो अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर जाइगोट बनना, फीटस बनना, एम्ब्रियो बनना, वो अलग प्रोसेस होता है। लेकिन अगर ये फ्यूज़न नहीं हुआ, एग और स्पर्म का फ्यूज़न नहीं हुआ, तो फिर वो क्या होगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग शेड ऑफ हो जाएगी, फिर से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। अब हार्मोनल रेगुलेशन की हम बात करें तो हार्मोनल रेगुलेशन जैसे कि ये पूरे साइकिल को, मेंस्ट्रुअल फेज को आया ना, मेंस्ट्रुअल फेज आया, फॉलिकुलर फेज आया, देन आपका ओवुलेशन फेज आया, फिर ल्यूटियल फेज आया, तो इन पूरे साइकिल को कंटिन्यूड रखने में, इन सब पूरे साइकिल को कैसे हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, आइए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर द प्राइमरी हार्मोन रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ध्यान दीजिएगा, 2 हार्मोन बहुत फेमस है, दैट इज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्राइमरली सबसे ज़्यादा मतलब प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ध्यान से देखिएगा, ईस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग एंड द ग्रोथ ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग। तो ईस्ट्रोजन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो फॉलिकल्स में इमेच्योर एग हैं उसको उसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ यूट्रस की लाइनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जबकि प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करें तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, यूट्राइन लाइनिंग को तैयार करता है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर एग और स्पर्म का फ्यूज़न हो जाता है, दोनों के बीच फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो यूट्रस को पहले ही तैयार रखता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, उसकी लाइनिंग को थिक करके, ताकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट मिल सके, जो जाइगोट बनेगा उसका अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। देन हम आगे हार्मोन की बात करें तो आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। ये क्या करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन से फेज पे, फॉलिकुलर फेज पे, क्योंकि जब फॉलिकल्स ग्रो करता है तो इसके अंदर जो इमेच्योर एग होते हैं, दैट इज ओवम, वो भी ग्रो करता है। फिर एक टाइम आता है कि जब ये फॉलिकल्स रप्चर हो जाता है और ये जो मैच्योर ओवम था या एग था, फीमेल गैमेट, ये बाहर निकल आता है। इस तरीके से ओवुलेशन फेज का स्टार्ट हो जाता है, ठीक। तो फॉलिकुलर फेज पे कौन सा हार्मोन काम करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, ये ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये ओवुलेशन को ट्रिगर करता है, ठीक है, मतलब कि ओवरी से एग को रिलीज कराने का काम करता है। और क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्पस ल्यूटियम कौन से फेज में हमने पढ़ा था, ल्यूटियल फेज पे, मतलब कि ल्यूटियल फेज पे कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के लिए और ओवुलेशन फेज पर ओवुलेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कराने के लिए ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे टोटल 4 मेन हार्मोन्स हैं जो फीमेल सेक्सुअल साइकिल में काम करते हैं, जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसमें से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये हमारे प्राइमरी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इन पूरे साइकिल को एक बारी समराइज करते हैं जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज 1 से 5 दिन का होता है और इसमें क्या होता है, जो यूट्राइन लाइनिंग होती है, दैट इज यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वाली लाइनिंग होती है, वो शेड ऑफ हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है और वेजाइनल ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल आती है। देन आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज पे क्या होता है, एग मैच्योर होता है, ठीक है, और जो यूट्रस की लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम वाली, वो थिक हो जाती है। और फॉलिकुलर फेज कितने दिन का होता है, लगभग 1 से 13 दिन का होता है। फिर आता है फॉलिकुलर फेज के बाद ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन फेज पे क्या होता है, जो मैच्योर एग होता है वो ओवरीज से रिलीज हो जाता है और ये लगभग 14वें दिन होता है। अगर किसी फीमेल का
पूरा साइकिल 28 डेज़ का है, तो लगभग अराउंड 14th डे पर उसके ओवरीज से मैच्योर एग रिलीज होगा, जो कि उसका 14वां दिन ओवुलेशन फेज होता है, ठीक है। देन ओवुलेशन फेज के बाद आएगा ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जो यूट्राइन लाइनिंग होती है वो मेंटेन रहती है, ठीक है, और अगर प्रेगनेंसी हो तो उसके लिए तैयार रहती है, और ये लगभग 15 से 28 दिन तक के लिए रहता है। फिर एट लास्ट अगर प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होती है, मतलब कि अगर फर्टिलाइज्ड एग नहीं होता है, मतलब एग और स्पर्म का फ्यूज़न नहीं होता है, तो फिर यही 28th डेज पर क्या होता है कि एंडोमेट्रियम की प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन चला जाएगा, एंडोमेट्रियम की लेयर जो है वो शेड ऑफ हो जाएगी और दोबारा से ये मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा। तो ये साइकिल आपका चलता रहता है, ठीक है। मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो, मेंस्ट्रुअल फेज, फिर आएगा आपका फॉलिकुलर फेज, फिर ओवुलेशन फेज, फिर ल्यूटियल फेज। यहाँ साइकिल अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, इम्प्लांट नहीं हुआ, तो फिर से दोबारा से ये साइकिल आपकी कंटिन्यूड हो जाएगी, ठीक है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखना, इफ़ नो फर्टिलाइजेशन ऑकर, अगर एग और स्पर्म का फ्यूज़न नहीं हुआ तो क्या होगा, साइकिल दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगी विथ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, फिर यहीं पे आ जाएगी। हाउएवर इफ़ द एग इज़ फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो इसका मतलब प्रेगनेंसी शुरू हो जाएगी, और प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो टिपिकली हाल्टेड, मतलब कि अब 9 महीने जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो 9 मंथ तक उसके में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलता है, वो बंद हो जाता है, ठीक है, जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं हो जाता, चाइल्ड बर्थ जब तक नहीं रहता, तब तक ये ल्यूटियल फेज पर ही रुका रहेगा, ठीक है। दिस साइकिल इज क्रूशियल फॉर फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये जो ओवरऑल फीमेल सेक्सुअल साइकिल है, ये एक फीमेल की फर्टिलिटी के लिए और उसके ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद भी आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आपकी ड्यूटी है कि आप इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और शेयर करो अपने जो भी आपके नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक और बात मैं बताऊँगी कि इस चैनल पर मैं BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए फ्री लेक्चर अपलोड करती हूँ, ठीक है, और मैंने कहा है कि मैं अप टू 15 फैब तक सारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का चैप्टर जितना भी है वो कवर करा दूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए एग्ज़ाम का जो डेट आया है वो है 25 फैब, ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड विथ मी, हम साथ में धीरे धीरे सारा टॉपिक कवर कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दैट इज़ जीमेल और इंस्टा ID मेंशन कर दूंगी, उस पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, या फिर आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और प्लेलिस्ट में आप एक बार ही विजिट कर लीजिएगा, जिधर अब तक मैंने जितने टॉपिक का लेक्चर अपलोड किया है वो सारे टॉपिक्स आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।